हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस क्लास 10 का सेट 3 लेके आए हैं। ये न्यू वर्मा प्रेस है, समझ गए? न्यू वर्मा बोर्ड टुडे 2026 का। इससे पहले आप लोग सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और जिसको इसका नोट्स चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नंबर हम दे दिए हैं, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको थोड़ा इसमें कम दिखेगा क्योंकि स्कैन ये थोड़ा गलत तरीका से हो गया है, ज़्यादा लाइट में। तो आप लोग कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिए सिर्फ आप लोग, समझ गए? आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, और भी सभी सब्जेक्ट का हम मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक और वर्मा प्रेस बना दिए हैं, तो आप लोग उसको देखिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए, क्योंकि ये सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो ये विक्टर एमनुएल द्वितीय को। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किस कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो ये कर रहे थे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, मतलब इनमें से सभी कारणों से। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए? ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो ये था वैसाखी मेला, समझ गए? वैसाखी पर्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बारदोली आंदोलन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? बोलिए। लौह पुरुष। किस संस्थाओं किस संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? आलू। 1840 के दशक में इसमें बीमारी फैला था आयरलैंड में आलू पे। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? तो ये थे कपास और धातु उद्योग। कोस्टीन कौन थे? कोस्टीन्स कोस्टीस कौन था? यह था बुनकरों का एक समुदाय। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। मुद्रण मतलब क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ये उत्तराखंड में किया जाता है, उत्तरांचल। सीढ़ीदार खेती, इस पे चाय की खेती ज़्यादा होती है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो ये हो गई है इनमें से सभी, मतलब जल क्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। वे जातियां जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें किस प्रकार की जातियों की श्रेणी में रखा गया है? तो स्थानिक जाति या स्थानीय जाति। भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या होगा आपका? बिश्नोई। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो महानदी हीराकुंड परियोजना सही है। टाका भूमिगत जल टैंक, मतलब इसमें क्या करते हैं, घर की छत पे लगा देते हैं एक पाइप और नीचे एक टंकी में पानी भरा जाता है छत का। इल्तुतमिश हौज खास, ये दिल्ली में हौज बनाया था, एक हौज, इसमें पानी भरेगा फिर नीचे इस तरह 7 8 9 बनाया था ये, कहीं 7 कहीं 8 कहीं 9। गंगा भाखड़ा नागल परियोजना, ये गलत है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? तो भाखड़ा नागल परियोजना गलत है, ये गंगा नहीं, ये सतलुज नदी पे बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आ सकता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बनाई गई? महानदी पे। और भाखड़ा नागल परियोजना सतलज सतलज सतलज। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अब आगे देखो। पहाड़ों पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेत में सिंचाई के लिए किया जाता है? यह है गुल अथवा कुल। सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य। जैसे कोई फसल है उसको उपजाने में अगर 10 रुपया प्रति केजी खर्चा हुआ या 1,000 रुपया प्रति कुंटल, तो किसान उसको 8 9 सौ में नहीं बेचेगा, उसको 1,000 या उससे ज़्यादा में ही बेचेगा। उसी को बोलते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज। भारत में वायु परिवहन का
राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। चलिए आगे देखिए। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? फ्रेंच। सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? लोकतांत्रिक। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है? यह होता है संघात्मक। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है क्या कहलाता है? जाति पदानुक्रम। मतलब बड़े जाति के ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर छोटा। निम्न राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो जनमत का निर्माण करना है, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना है, चुनाव लड़ना है। दंगे फसाद करवाना नहीं है, लेकिन आजकल यही सब करा रहा है सब राजनीतिक पार्टी मिलके। निम्न में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? तो ये सशस्त्र क्रांति नहीं है। चलिए आगे देखिए। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का क्या अर्थ है? तो मानव में गुणात्मक सुधार लाना। निम्न में से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा अधिकांश लोग वहां नियोजित होते हैं? तो कृषि और सहायक क्रिया क्षेत्र। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1995, 1 जनवरी 1995। इसको WTO बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वस्तु के बदले लेन देन पहले होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली माने एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। लेकिन अभी विनिमय का माध्यम है मुद्रा। समझ गए? मुद्रा द्वारा किसी भी वस्तु को, सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो ये है राज्य आयोग को है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, समझ गए? अपना भाषा में बोलेंगे, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग और लिखिएगा। एग्जाम में अच्छा स्कोर के लिए आप लोग पांचों सेट पढ़िए, 1 और 2 आप लोग जल्दी से देखिए, समझ गए? और जिसको नोट्स चाहिए अपना भाषा में 6204994750, 6204994750, इसमें अपना नाम लिख के और डिस्ट्रिक्ट लिख के मैसेज कीजिएगा, समझ गए? या फिर वर्मा प्रेस का PDF चाहिए, समझ गए आप लोग? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतने लिखना है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे नॉर्थ कोरिया में जो है किंग जोंग। स्वराज से आप क्या समझते हैं? स्वराज का तात्पर्य ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें, स्वराज मतलब होता है अपना राज्य, समझ गए? स्वराज का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों को आज़ादी मिले, मतलब अपना बात या विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिले, वही है स्वराज। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है? जैसे भोजन है, जल है, आवास है, वस्त्र है, ये सब जो है संसाधनों से ही मिलता है, इसलिए मानव के लिए संसाधन जरूरी है। खनिज क्या है? तो प्रकृति में या पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, इतने ही लिखिएगा आप लोग। राजनीतिक दलों के कोई क्या कार्य है? तो राजनीतिक दल क्या है? समान तरह का लोगों का समूह होता है। तो राजनीतिक दल का क्या कार्य है? सत्ता दल सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं। विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे सेवा कार्य में लिप्त रहने के लिए मजबूर करते हैं। हो गया? तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। राजनीतिक दल होता है समान तरह के लोगों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, मतलब अपना सरकार बनाना। अगला, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? इनमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है? देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची को केंद्र सूची भी बोलते हैं। तो समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिसका संबंध दोनों केंद्र और राज्य सरकार से होता है। इस विषयों की गिनती कोई 47 के लगभग है, जिसमें से प्रमुख दीवानी एवं फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा किस सूची में आएगा? समवर्ती। वन, बिजली, श्रम संगठन आदि। इस विषय पर दोनों कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य, परंतु विवाह के समय केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो इतने आप लोग लिख सकते हैं, 2-4 ठो। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में आएगा और इसमें 47 विषय है। और समवर्ती सूची है क्या? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के कानून बनाता है। समझ गए होंगे आप लोग इसको? चलिए अब अगला,
साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? 37 नंबर। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? बताइए कमेंट करके। भारत का सबसे साक्षर राज्य, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए आप लोग। समझ गए? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए 1991 में आया था नई आर्थिक नीति, जिसे एलपीजी नीति बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण क्या होता है? नियम कानून में छूट देना। तो सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। बिल्कुल ये आसान भाषा में है। चलिए आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को क्षति ना हो। मतलब हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि विकास ऐसा हो कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो, आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। या इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एनेमुएल, मंत्री प्रमुख काउर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी? चर्चा करें। तो इटली एकीकरण की प्रक्रिया, तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्र हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमार्ट के शासक विक्टर एनुमुएल द्वितीय पर थी। मंत्री प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। काउर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। जिसपो गरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। इस प्रकार इटली एकीकरण की प्रक्रिया में शासक विक्टर एनुमुएल काबूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी की विशेष भूमिका थी और 1861 में एनुमुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। एकीकृत इटली का राजा कौन था? एनुमुएल द्वितीय। कब बना था? 1861 में। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। 1929 ईस्वी में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने में नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुई और देखते ही देखते यह 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। आर्थिक संकट 1929 के लिए उत्तरदायी कारण और कारक क्या क्या है? यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण, चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुई। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उसका कोई खरीदार न रह गया। मतलब ज़्यादा उत्पादन कर दिया था, मांग से ज़्यादा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में न थे। जब तैयार माल का कोई खरीदार न रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का भी कोई खरीदार न रहा। इस तरह किसानों के लाभ में भी कमी आ गई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वहाँ कोई 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया, घाटा लग गया। समझ गए? बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी थी ये। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका में रिंडरपोस्ट, ये बीमारी है, पशुओं में फैलने वाले रोग के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अफ्रीका में रिंडरपोस्ट का नाम, रिंडरपोस्ट पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फ्लैग की तरह फैली। अफ्रीका में यह बीमारी उन पशुओं के कारण फैली जो अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे भारतीय सिपाहियों के भोजन के लिए पूर्वी देशों से मंगाए गए थे। जैसे ही ये पशु पूर्वी अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने वहां के पशुओं को भी रिंडरपोस्ट की बीमारी में लपेट लिया। 1892 से शुरू होकर अगले 5 वर्ष में पशुओं की यह घातक बीमारी दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका की सीमा तक फैल गई। इस बीमारी के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। क्या क्या पड़े? देखो, इस बीमारी के कारण अफ्रीका के कोई 90% पशु मौत के शिकार हो गए। इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की
आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल बर्बाद और बेसहाय होने के कारण अफ्रीका के लोगों को विदेशी साम्राज्यवादियों के पास मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि उसके पास अपने पशु होते तो वे कभी यह काम करने को तैयार न होते। अफ्रीका के लोगों के इस विनाश और उसके साधनों के बर्बाद हो जाने के कारण यूरोपीय उपनिवेशवादियों को अफ्रीका को जीतना और अपने अधीन करना काफ़ी आसान हो गया। समझ गए? रिंडर पोस्ट याद रखिएगा। जल दुर्लभता क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो उपयोग के लायक जल की कमी या मांग के अनुसार जल की पूर्ति करना होना जल दुर्लभता कहलाता है। इसका बहुत ही कारण है, जैसे बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, भूमि निम्नीकरण, ये सब है। अत्यधिक सिंचाई। तो जल संरक्षण का उपाय क्या है? जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग करना चाहिए। जैसे नहा लिए उस पानी को खेत में डाल दो। वर्षा के दिनों में जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है। इसे नहरें खोद के तालाब बना के रख सकते हैं, या छत वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, नहर बनवा सकते हैं। यही सब हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 42 नंबर। सोशल साइंस में आप लोग अगर समझे हैं तो अपना भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। समझ गए? और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। समझ गए? ताकि एग्ज़ाम तक मेरा 5,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए। चलिए, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर लिखिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जो प्राचीन समय से, पुराने समय से चले आ रहा है। और गैर परंपरागत ये ऊर्जा के नए स्रोत है। ये समाप्त होने वाले साधन होते हैं। परंपरागत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये सब। गैर परंपरागत ये कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब है। 3 को ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं। अगला देखिए, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय। देखिए, फैक्ट्री जो है पर्यावरण को बहुत ही प्रकार से प्रदूषित करता है। जैसे धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण, कूड़ा कचरा को नदी में फेंक देंगे, जल प्रदूषण, मिट्टी में रसायन फेंक देंगे तो मृदा प्रदूषण, ये आवाज़ भी करता है, ध्वनि प्रदूषण। तो इसको रोकेंगे कैसे, यही बताया गया है इसमें। तो उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के विभिन्न उपाय। जल शक्ति का प्रयोग। हमें कोयला, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा प्रदूषित करती है के स्थान पर जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? तापीय बिजली पैदा करने में अच्छी प्रकार से कोयले का प्रयोग। बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा सुझाव है कि यदि कोयले से तापीय बिजली पैदा करनी हो तो उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग करना चाहिए, जो कम धुआं छोड़ो, वातावरण का प्रदूषण कम होगा। कारखानों को नगरों से दूर ले जाना चाहिए। ऐसा सभी फैक्ट्रियों को जो वातावरण में धुआं एवं जहरीली गैस छोड़ते हैं उन्हें शहरों से दूर ले जाना चाहिए, ताकि ये नगरों के वातावरण को भी प्रदूषित न करे। प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना। यदि फैक्ट्री के जल को नदियों में फेंकना हो तो उसे पहले उपचारित किया जाता है, माने फिल्टर किया जाता है। इतने लिखना है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे, सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, इसके बीच सत्ता का बंटवारा बांटा जाए और ये लोग दर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। आगे देखो, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या 3 प्रमुख अंतर है। तो संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। जैसे भारत एक संघीय देश है और एकात्मक संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। यहाँ संपूर्ण देश का शासन चलाता है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी कर रखता है। संविधान प्राय कठोर होता है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं करता है। संविधान लचीला होता है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तित कर सकता है। तो ये भाषा ठीक है, आप लोग इसी को याद कर लीजिएगा। अगला, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है।
जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाएगा उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करता है और लोगों के हितों का ध्यान रखता है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे और अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाता है। तो लोकतंत्र माने क्या हुआ? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था, यही है लोकतंत्र। चलिए अब आगे देखिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग। उपभोक्ता आंदोलन अनेक प्रकार के ग्राहकों के उत्पादों, व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अंधाधुंध ठगे जाने के कारण शुरू हुआ। लोग जो है मिलावट चीज़ प्रयोग करते थे, घी में, दाल में, शक्कर में। इसलिए 1960 के दशक में यह आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन चला और 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास हुआ। यहीं तक आपको लिखना है अपना भाषा में। देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं जहां पर उसे ब्याज प्राप्त होता है और पैसा सुरक्षित भी रहता है। बैंक जरूरतमंदों को ऋण देकर उसके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। बैंक में अधिकतर लोग काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार बैंक बेरोजगारी की समस्या को भी कम करता है। बैंक देश में मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित करता है। अगला, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? तो ऋण दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जो बैंक से लेते हैं या सहकारी समिति। अनौपचारिक मतलब मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी। तो अनौपचारिक ऋण जो है उसका ब्याज दर अधिक होता है, शोषण भी होता है। इसलिए हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। यही लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे वही सब दिया है, चुन चुन के आप लोग अपना भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, या भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। बिना अपील, बिना दलील किसी को भी उठा लेता था, इसे काला कानून कहते हैं। भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? यह नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां और जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, टेलीग्राम सेवा बाधित हो गई। इस प्रकार देश में अर्थव्यवस्था का आलम फैल गया। अव्यवस्था, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया, अनेक नेताओं पर हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिससे लोग उग्र हो उठे तथा बैंक, डाकघर तथा रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। किन्हीं 3 कारणों के लिए। 1600 में भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रित स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किया, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। इन गुमास्तों को अनेक प्रकार से काम सौंपे गए। वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे। वे बने हुए सामान, विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते थे कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की? व्याख्या करें। तो देखो, छपाई के ज्ञानोदय से वॉल्टेयर और रूसी जैसे चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ। इन्होंने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। इन्होंने तार्किकता का प्रचार प्रसार किया। इससे लोगों की राजशाही के विद्रोह हेतु प्रेरित किया। मुद्रण के सारे पुराने मूल्य, संस्था और कायदों पर आम जनता के बीच तथा धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श का मार्ग प्रशस्त हुआ। कार्टूनों और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता है कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। इसने क्रांति की ज्वाला भी भड़काई। अब अगला क्वेश्चन देखो, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गेहूं एक रबी फसल है, आपको पता होगा। तो तापमान इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश होना चाहिए। ये नहीं भी लिखिएगा, काम चलेगा। ये अधिकतर गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के
क्षेत्र में होता है। अगला, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और यह एक खरीफ फसल है। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चावल के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। हम जो जो बोल रहे हैं वही लिखो। चावल के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है। चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होती है। समझ गए? पश्चिम बंगाल नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश मारना है टी का, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो। अगला, लोकतंत्र और राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत निम्न कारणों से है। विश्व में बड़े बड़े देश हैं जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इन बड़े देश में एक व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है, इसलिए कई लोगों के समूह मिलकर शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतों द्वारा शासक वर्ग का चुनाव होता है। इसके लिए एक देश या प्रांत को कई चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनाव में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अपनी उम्मीदवार खड़ा करता है और बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करता है। यही सब, इतना ही लिखना है। राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं और पूरे कार्यकाल तक शासन चलाते हैं। अगला, भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट है। भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर है, केंद्र और राज्य। हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा स्तर पंचायती राज तथा नगरपालिका को जोड़ा गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों या विकेंद्रीकरण किया जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 क्षेत्र पे करते हैं। संघ सूची, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। इस सूची में राष्ट्र महत्व के विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि आते हैं। संघ राज्य सूची, इस सूची में वैसे विषय को शामिल किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। इस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को है। चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर। खुली बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, माने काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में बेरोजगार होता है, जैसे किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग। इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता, इसके अंतर्गत किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लग जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से करते हैं। इसमें लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती। अगला, चलिए आगे देखिए, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनी की क्या भूमिका है? बहुराष्ट्र कंपनी मतलब जो अपना सामान अपना देश के साथ साथ विदेशों में भी बेचते हैं, तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। समझ गए? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये फिगर है आपका, समझ गए? आपको पता होगा अगर तो आप बना सकते हैं। जैसे ये है जम्मू कश्मीर, ये है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, ये सब अगर आपको पता है तो आप लोग इसको बना सकते हैं। समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।